हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग सीडीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2018 से लेकर के 2024 तक के, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस एक क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। और देखिए, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट में भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, सारी की सारी मैं आप लोग को वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन क्या दे रखा है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखिए, कभी भी टीचर को, है ना, अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। लचीला का मतलब क्या, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यचर्या में चेंज लाए, ठीक है। यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें चेंज हम ला सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। अटल फिक्स्ड रिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी पाठ्यक्रम की बात हो तो वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। अटल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। देखिए, ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, बच्चों में कंपटीशन करा देना है कि तुम जो है फर्स्ट हो, ठीक है, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो। तो इस तरीके की चीज़ें कभी भी बच्चों के अंदर डेवलप नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर क्या होता है, जो उनका ध्यान होता है वो नंबर पे चला जाता है, ठीक है। वो एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे रहते हैं, सीखने पे उनका ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। कभी भी बच्चों में कंपटीशन की भावना क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ये बात कहती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, सीखने के तरह तरह के अवसर दे रहे हैं, तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, जैसे कि लेबलिंग कर देना कि तुम फर्स्ट रैंक वाले हो, तुम सेकेंड रैंक वाले हो। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। मैंने वही बताया कि अगर आप बच्चों में कंपटीशन कराते हैं, उनको नामांकित करते हैं, तो फिर जो उनका ध्यान है वो एक दूसरे से बेहतर स्कोर करने पर चला जाता है, ठीक है। सीखने पर उनका ध्यान रहता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखकर एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। अब देखिए, जो लेव वाइगोस्की है, जिन्होंने कि सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक वर्ड की बात की, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जिसको कि हिंदी में आप लोग ढांचा के नाम से जानते हो, या फिर आलम्बन, या फिर पहाड़ के नाम से जानते हो, ठीक है, या फिर मचान। तो हिंदी में आपको 3 से 4 नाम देखने को मिल जाएंगे, बट इंग्लिश में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग, है ना। अब देखिए, ये क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसको कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा उसको सोल्यूशन ही जा करके बता दीजिए। नहीं, आप उसको क्या कीजिए, हल्का सा संकेत दीजिए, जैसे कि आप उसको एक स्टेप सॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है, या फिर हल्का सा उसको हिंट दे सकते हो, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे, है ना। तो इसी को जो है लेव वाइगोस्की ने क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग का नाम दिया, यानी कि टेम्परेरी हेल्प, यानी कि अस्थायी मदद का नाम दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको वहीं कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो एज अ टीचर के रूप में आप बच्चों को क्या करेंगे, संकेत देंगे, हल्का सा हिंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चे को पहाड़ दे रही है, ठीक है, या फिर ढांचा, या फिर इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे यही पूछ रखा है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। नहीं, अधिगम के लिए बच्चों को हमेशा प्रेरित करना है, ठीक है, निष्प्रेरित नहीं करना है। तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ जो टीचर है वो क्या कर रही है, इसके फोल्डिंग बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। छात्रों में प्रत्यार निकाश प्रवृत्ति पैदा करेगी। नहीं, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। देखिए, अर्थहीन नहीं होगी, ठीक है, बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी, अर्थपूर्ण होगी। तो ये बात यहाँ पर गलत दे रखी है। देखिए, जब भी आपको अपने क्वेश्चन में
संकेत, इशारे, ठीक है। और लेव वाइगोस्की का वहाँ पर नाम लिखा हो तो भी आप जा सकते हैं इसके फोल्डिंग के साथ में, क्योंकि लेव वाइगोस्की इसी की बात ही करते हैं कि बच्चों को संकेत देना, इशारा देना, ठीक है। बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तब और अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी कि जो बच्चे का समाज होता है, जो बच्चे की संस्कृति होती है और जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। यानी कि क्वेश्चन पूछ देता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती है लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, तो समाज, ठीक है, बच्चे की जो संस्कृति होती है, जो बच्चे की लैंग्वेज होती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा कि जो संस्कृति, जो लैंग्वेज होती है एक टूल की तरह, एक उपकरण की तरह काम करती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देते हैं सांस्कृतिक उपकरणों, ठीक है, कल्चरल टूल की इन्होंने बात की है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जब भी आपको ऑप्शन में समाज, संस्कृति या फिर लैंग्वेज की बात देखने को मिल जाए तो वहाँ पर अगर लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा है तो इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, या तो समाज की बात होगी, या तो संस्कृति की बात होगी, या फिर लैंग्वेज भाषा की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कल्चर, ठीक है, संस्कृति देखने को मिल गया, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुडा डॉपर की बात नहीं करते, मोटिवेशन का इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है। बाकी इक्विलिब्रियम ये आपका जीन पियाजे की जो 4 फैक्टर उन्होंने बता रखे हैं, ठीक है, स्टेजेस नहीं, जो 4 फैक्टर उन्होंने बता रखे हैं उसमें आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे माइंड में संज्ञानात्मक जो संरचनाएं होती हैं ना, उसको जीन पियाजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। स्कीमा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ देखा, ठीक है, उसका क्या हो गया, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया है ना। फिर जब आप दोबारा उस चीज़ को देखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के थ्रू तो आप उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं। तो वो क्या होता है, आपका स्कीमा होता है। यानी कि हर एक चीज़ का हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बन जाता है, इसकी वजह से हम दोबारा जब उस चीज़ को देखते हैं तो पहचान पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण, देखिए जो जीन पियाजे इन्होंने किसी उपकरण की बात नहीं की है तो ये तो आपका होगा ही नहीं। उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध, इसकी बात कौन करते हैं, आपके थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक है। व्यवहारवादी करते हैं तो ये भी नहीं होगा। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी की बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी तो थोड़ा सा आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग को करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो जीन पियाजे जिन्होंने के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी हैं, आप सभी को पता ही होगा। पहले जो उनकी अवस्था है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज। यानी बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू चीज़ों के बारे में जानता है, देखता है, ठीक है, समझता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो उनके सेकंड वाली स्टेज है, इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। और थर्ड वाली जो स्टेज उसका नाम क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और जो लास्ट वाली इनकी स्टेज है उसका नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें सेकंड वाले स्टेज से पूछ रखा है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज से। ऑप्शन क्या दे रखा है, अमूर्त सोच का विकास। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर कब आती है, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, यानी कि पियाजे की 4th वाली स्टेज में होता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं होती है ना, उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है ना। इसीलिए इसका नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट, है ना। यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील नहीं कर पाता है उसके बारे में भी बच्चा यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है, जब बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, पियाजे की लास्ट स्टेज में होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, है ना। सेकंड ऑप्शन क्या रखा है, विचार सोच में केंद्रित करण, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप 2 से लेकर के 7 साल के बच्चे को एक 5 का सिक्का देंगे और एक एक के 5 सिक्के देंगे तो बच्चा क्या करेगा, इन सिक्कों को लेना पसंद करेगा, एक 5 का सिक्का यहाँ पर नहीं लेगा। क्योंकि उसको लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसको लगता है कि एक एक के तो मुझे 5 सिक्के मिल रहे हैं, ठीक है, बट ये वाला जो सिक्का है वो तो मुझे एक ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है, चीज़ों की शेप और साइज़ पर, ठीक है। क्वान्टिटी पर उसका ध्यान होता ही नहीं है।
इसके लिए जीन पेजे ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने बच्चों के सामने 2 बीकर रखे, एक चौड़ा बीकर रखा और एक जो है लंबा बीकर रखा था। ठीक है, अब दोनों में क्या किया उन्होंने, जैसे कि मान लीजिए इसी में आपका वाटर भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया। अब यही वाला पानी जब उन्होंने इस लंबे वाले बीकर में भर दिया और बच्चे से पूछा गया कि किसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि इस वाले लंबे वाले बीकर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसमें जो है कम है, क्योंकि उसका ध्यान किस पर है, चीज़ों की शेप और साइज पर। उसको लगेगा जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही उसी में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसमें जो है जो चीज़ दिखने में छोटी है उसमें पानी की मात्रा कम होगी, जबकि जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी ना। अगर हम इसमें 2 लीटर पानी भर रहे हैं तो जब यही पानी हम इसमें डालेंगे तो इसमें भी 2 ही लीटर पानी होगा, है ना। बट बच्चे का ध्यान इस चीज़ पर होता ही नहीं है ना, क्योंकि उसका ध्यान क्या होता है, केंद्रित होता है एक ही जगह पर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। परिकल्पित निम्नात्मक सोच ये प्याजे की 4th वाले स्टेज में आता है, जब बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन ही होगा, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ठीक है, अब देखिए सीरिएशन, जो बच्चे होते हैं पदार्थों को वर्गीकृत कर पाते हैं, संरक्षण कर पाते हैं। संरक्षण का मतलब यही वाली चीज़ हो गया, है ना। जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का था तब वो जो अगर आप उसको एक चौड़े बीकर में पानी दे रहे थे और एक लंबे बीकर में पानी दे रहे थे तो उसका ध्यान शेप और साइज पर था। वो बता नहीं पा रहा था कि किसमें पानी की जो मात्रा है वो कम है और किसमें जो है ज़्यादा है। उसको लगता था कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है उसमें ज़्यादा होगा पानी। ठीक है, बट जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 7 से लेकर के 11 साल तक का हो जाता है, तब वो बता पाता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है ना, चीज़ों की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है ना, कितनी मात्रा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको नोट वाला, है ना। तो आप बच्चे को अगर आप 5 का एक सिक्का भी दे दें और एक एक के 5 सिक्के दे दें तो बच्चा क्या करेगा, दोनों को ही ले लेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ दोनों तो सेम ही है ना, दोनों तो है तो 5 ही रुपये ना। तो यहाँ पर बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है, यानी कि संरक्षण कर पाता है और जो चीज़ें होती हैं उनको वर्गीकृत कर पाता है। कब, जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि प्याजे के 3rd वाले स्टेज में होता है, 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ये अलग अलग होता है, चाहे बच्चे किसी भी संस्कृति से हो, चाहे बच्चे किसी भी समाज से हो। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की हेरिडिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है ना। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का जो विकास होता है बहुत ही फास्ट होता है ना, जैसे कि 8 से 9 महीने में बच्चा चलना भी शुरू कर देता है, बोलना भी सही तरीके से जो है शुरू कर देता है। ठीक है, बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि 2 से 3 साल तक का समय लेते थे सही से चलने में, बोलने में, है ना। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है, जो विकास का समय होता है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, चाहे बच्चे किसी भी समाज से हो, चाहे बच्चे किसी भी संस्कृति से हो। तो ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है कि सभी संस्कृतियों में जो रेट होता है विकास का वो समान होता है, ये गलत है ना। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है। बच्चे का जो विकास होता है माँ के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास शुरू होता है, तभी तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो पाए, है ना। तो ये बात गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। मैंने क्या बताया कि जो विकास होता है माँ के गर्भ से शुरू होता है ना। तो ये भी गलत है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही बात है। 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो विकास होता है क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शन होता है, यानी कि कई पक्षों में हमारा विकास हो रहा होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, हमारे संज्ञान का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो विकास का होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। ये बात आपके यहाँ पर सही दे रखिए। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। अब देखिए जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, जो बच्चे का सामाजिकरण होता है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। ठीक है, प्राथमिक कारक के अंतर्गत किया जाता है परिवार, फैमिली, है ना, क्योंकि परिवार से ही बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो परिवार क्या होता है, सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी होती है, मुख्य इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद में बच्चा जितनी भी सारी चीज़ें सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, अपने मीडिया से सीखता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये जो सीटेट वाले क्या करते हैं, आस पड़ोस को भी आपके प्राइमरी के अंतर ही काउंट कर लेते हैं, है ना। तो अगर परिवार के साथ में आपका आस पड़ोस दे रखा हो तो आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत काउंट हो जाएगा। बट अगर विद्यालय, है ना, या फिर मीडिया या फिर संस्कृति के साथ में आस पड़ोस दे रखा है तो आपका द्वितीय कारक के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए देखते हैं यहाँ पर
फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हमारा परिवार होता है क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, और जो विद्यालय होता है क्या होता है, द्वितीय कारक होता है। ठीक है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है नहीं, विद्यालय कभी भी सामाजिकरण का प्राथमिक कारक हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है वो परिवार होता है। ठीक है, परिवार के बाद बच्चा विद्यालय से इंटरेक्ट करता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या रखा है, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है नहीं, जब भी प्राथमिक कारक की बात हो तो वहाँ पर हमेशा ही परिवार आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, प से आपका परिवार और प से प्राथमिक कारक, तो प्राथमिक कारक में क्या आ जाएगा, आपका परिवार आ जाएगा, है ना, तो ये भी गलत है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है नहीं, सिर्फ और सिर्फ परिवार ही सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। इसके अलावा जितने भी आपके फैक्टर हैं, ठीक है, जनसंचार हो गया, इसके अलावा आपका समाज हो गया, संस्कृति हो गया, सारे के सारे आपके यहाँ पर द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत चले जाएंगे। हाँ, अगर परिवार के साथ में आपका आस पड़ोस दे रखा हो तब कुछ हद तक आप जो है यहाँ पर प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवार के साथ में एक ही फैक्टर होगा जो कि आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, वो होगा आपका आस पड़ोस। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया था। आगे देखते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जा सकती है। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये दिया किसने था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सीधे कहा था कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, इसको इन्होंने मापने की बात की ही नहीं थी, है ना, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, है ना। ऐसे थोड़ी कि कोई एक फील्ड में अगर आप अच्छा करें तो हर एक फील्ड में अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो ये बात गलत है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। ठीक है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो हार्वर्ड गार्डनर है वो क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। देखिए ये भी बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। सबके सोचने समझने जो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ भी गलत दे रखा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है ना। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल बता रखे हैं। ठीक है, और 6 अवस्थाएं बता रखी हैं, 6 स्टेजेस बता रखी हैं। अब देखिए उनका पहला वाला लेवल है, इसका नाम क्या है, प्रथा पूर्व स्तर। ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल, है ना। इसमें जो बच्चा होता है, पहली जो अवस्था होती है दंड एवं आज्ञा पालन होती है, यानी जो बच्चा होता है उसके अंदर नैतिकता होती नहीं है, सिर्फ वो दंड से बचने के लिए नैतिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो दूसरी वाली अवस्था होती है वो क्या होती है, टिक फॉर टैक, यानी कि जैसे को तैसा, अगर आप मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं भी आपके साथ में गलत करूंगा। यानी कि एक बच्चे ने अगर दूसरे बच्चे का टिफिन खा ली, दूसरा बच्चा क्या करता है उसकी जो है पेंसिल तोड़ देता है ना। तो यहाँ पर बच्चा प्री कन्वेंशन यानी कि पहले लेवल के सेकंड वाले स्टेज में होता है, तब इस तरीके की नैतिकता प्रदर्शित करता है कि जैसा व्यवहार आप मेरे साथ करेंगे सेम व्यवहार मैं भी आपके साथ में करूंगा। ठीक है, फिर करूंगी। यहाँ पर जो दूसरा वाला लेवल होता है कन्वेंशनल लेवल, है ना। इसमें जो आपकी थर्ड वाली स्टेज होती है, क्योंकि 2 स्टेज तो आपकी यहीं पर हो गई है ना, तो जो थर्ड वाली स्टेज होती है इसमें जो बच्चा होता है ना वो इसलिए नैतिकता को प्रदर्शित करता है ताकि दूसरे उसको अच्छा समझे, है ना। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा का कहना इसलिए मानते हैं ताकि उनके जो मम्मी पापा हैं वो उनको अच्छा बेटा या फिर अच्छी बेटी कहें, है ना। जैसे कहते हैं ना कि ये काम कर दोगे तो मेरे राजा बेटा हो, तो मेरे रानी बेटी हो, है ना। तो बच्चा यहाँ पर इसलिए किसी कार्य को करता है ताकि उसके पेरेंट्स या फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उनको अच्छा कहें। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, यानी कि दूसरे इसे महत्व दे रहे हैं ना, दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने के लिए खुद को बच्चे क्या करता है, यहाँ पर नैतिकता को प्रदर्शित करता है। तो बच्चा यहाँ पर कौन से लेवल में, कन्वेंशनल लेवल में, है ना, प्रथागत स्तर में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा। बाकी उत्तर प्रथागत आप में इसमें जो है 5th और 6th वाली स्टेज आती है। ठीक है, ये आपके लास्ट वाला लेवल होता है, तो ये होगा नहीं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने दी नहीं है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो आपकी जीन प्याजे ने दे रखी है, इनकी जो है 4th वाली स्टेज है, तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। ठीक
ठीक है। अब देखिए जो लर्निंग होती है हमारी वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, हम एक्टिव होकर के ही लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ, है ना। जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे तब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो हमारा अधिगम होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक जटिल प्रक्रिया और सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ये भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोसेस आपके सीटेट के एग्जाम में लीनियर नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि रेखीय या फिर सरल नहीं होता है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके पहले ही नहीं होंगे, और निष्क्रिय होकर के आपकी लर्निंग नहीं हो सकती जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपके कटेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा भारत है इसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक जगहों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में क्या है, कई प्रकार के लोग, कई तरीके के लोग, कई लैंग्वेज वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है, एक संसाधन की तरह काम करता है, ठीक है। उसी तरह एक क्लासरूम में अलग समाज से बच्चा देखने को मिल सकता है, अलग संस्कृति से, ठीक है, अलग उसकी लैंग्वेज हो सकती है। तो एज ए टीचर ग्रुप में आपको इसको एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में देखना है, ठीक है, एक गुण की तरह देखना है। तो यहाँ पर टालना चाहिए नहीं, उपेक्षित करना चाहिए, यानी कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए नहीं। हमें सभी संस्कृतियों का, सभी समाज का, ठीक है, सभी धर्म का सम्मान करना है, ठीक है। तो ये बात गलत है, समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे की क्या लैंग्वेज है, बच्चा किस संस्कृति से आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी संस्कृति में कुछ चीज़ें सही हों, बट वो चीज़ें दूसरे बच्चे की संस्कृति में गलत भी हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एज ए टीचर के रूप में आपको समझना चाहिए, ठीक है। एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में इसका यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इग्नोर किए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे की समाज, संस्कृति, धर्म, भाषाई विविधता का सम्मान करना है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, है ना। अब देखिए क्लासरूम में आपको प्रभावशाली लर्निंग करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, सहयोगी, ताकि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीखे, है ना। दूसरे बच्चे भी किसी बच्चों को मदद करने सीखने में, और वो बच्चा भी दूसरे बच्चों को मदद करे, ठीक है। तो बच्चा जब एक दूसरे के सहयोग से सीखता है तो वहाँ पर क्या होती है, इफेक्टिव लर्निंग होती है, प्रभावी लर्निंग होती है, क्योंकि हर एक बच्चा वहाँ पर अपना अपना विचार शेयर करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या होगा, सहयोगी, ठीक है। इसके साथ साथ वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय, ठीक है, किससे बचना चाहिए, तो प्रतिस्पर्धी, कंपटीशन वाले वातावरण से बचना चाहिए, है ना। कंपटीशन वाले वातावरण का मतलब क्या हो गया कि हम क्लासरूम में इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे कि हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से अच्छा नंबर लाने पर, अच्छा स्कोर करने पर फोकस करे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। वहाँ पर जो बच्चे का ध्यान होता है सीखने पर नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे से बेहतर स्कोर करने पे होता है। तो प्रतिस्पर्धी वातावरण क्लासरूम में क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसी से बचना चाहिए। कैसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए, सहयोगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या दे रखा था क्वेश्चन में, प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये फर्स्ट नंबर पर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। भयावह वातावरण की रचना करनी चाहिए, यानी कि डर भरा माहौल पैदा कर दे, डर की वजह से बच्चा सीखे, ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ हो जाएगी। तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। मैंने इसके फोल्डिंग के बारे में आप लोगों को बताया था। ये क्या होती है, अस्थायी मदद होती है ना। जैसे कि बच्चा कोई नई स्किल्स सीख रहा है या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो उसमें क्या होती है, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो एज ए टीचर के रूप में आप उसको थोड़ी सी, है ना, हल्का सा संकेत या फिर कोई हल्का सा इशारा प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक खुद पहुँच सके, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए, नहीं, सबसे ज़्यादा किस पे बल देना चाहिए, बच्चे के सीखने पर, है ना, लर्निंग स्टाइल पे बल देना चाहिए। बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, जब बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाएगा तो कार्य तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य पूर्ण करने पर बल नहीं देना चाहिए, सीखने पर फोकस करना चाहिए। तो ये नहीं होगा आपका। वे कार्य देना जो बहुत सरल है, देखिए कभी भी बच्चे को बहुत सरल या फिर बहुत जटिल कार्य नहीं देना चाहिए, बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग ही उसको कार्य देना चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चे की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, मैंने क्या बोला, कंपटीशन वाला वातावरण क्लासरूम में क्रिएट करना ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन करा रहे हैं आप बच्चों में कि तुम फर्स्ट रैंक वाले हो, तुम सेकंड रैंक वाले हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बच्चे में कभी भी क्रिएट नहीं करनी है, सहयोगी वातावरण क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। यहाँ पर बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई है ना, ये ऐसे क्यों है। तो क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं, है ना, कि उनके मन में हर चीज़ को लेकर के जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो ये तो बात सही है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। देखिए यही बात यहाँ पर गलत है ना। जो आपकी एनईपी और एनसीएफ वो क्या कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बट जो टीचर होता है उसका रोल क्या होता है, जहाँ पर बच्चे को समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता के रूप में उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करे, ठीक है, गाइड करे। तो टीचर का काम क्या है, गाइड करने का है, ठीक है। बच्चा तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। जैसे कि एक जो पौधा होता है ना, छोटा सा पौधा होता है तो माली क्या करता है, उसको सिर्फ सींचता है ना, उसकी देखभाल करता है, बाकी पौधे की जो ग्रोथ होती है वो तो खुद ब खुद होती है। तो इसी तरह जो बच्चा होता है वो भी क्या होता है, एक पौधे की तरह होता है। मतलब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बट जो टीचर का रोल होता है वहाँ पर एक माली की जैसे पौधे की देखभाल करता है, वैसे भी टीचर क्या करता है, बच्चों को जहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है। जहाँ पर उसको सीखने में दिक्कत होती है टीचर हेल्प प्रोवाइड करता है, यानी कि एज ए फैसिलिटेटर की तरफ टीचर यहाँ पर काम करता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपने पूछा था कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड ही ऑप्शन आपका सही नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि बच्चे जो है प्रत्ययों को स्वयं सोच नहीं सकते, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर गलत दे रखा है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बिल्कुल सही बात है, बच्चा हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन करता है, ठीक है, खोज करता है, चीज़ों को जानता है, ठीक है, सीखता है। आप उसको कोई टॉय वगैरह ला करके दे देते तो उसको तोड़ फोड़ करके देखता है कि उसमें क्या क्या है ना। तो बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग साथ में अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि बच्चे क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में उनके अंदर जिज्ञासा होती है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ना, इसलिए हर चीज़ से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात सही है। तो आपका पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। यही फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चे की संस्कृति अलग अलग होती है, समाज अलग अलग होता है, ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग होती है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, यानी कि बच्चा जिस संस्कृति में रहेगा उसी के जो है चीज़ों को फॉलो भी वो करेगा। तो ये बात यहाँ पर सही है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है ना। जो संसार में सभी बच्चों का विकास होता है उसका जो समय होता है कभी भी एक समान नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ बच्चा जो है 8 से 9 महीने में चलना बोलना सीख जाए, बट कुछ बच्चों को जो 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसको हेरिडिटी कैसे मिली और इन्वायरमेंट कैसा मिला, ठीक है। तो समय जो रेट होती है, जो दर होती है, ये सभी बच्चों के लिए सेम नहीं हो सकती है ना। तो ये बात गलत है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए जो विकास है ये सुव्यवस्थित तो होता है, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस में तो चलता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें हेरिडिटी का रोल नहीं होता है, इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो यहाँ पर पर्यावरण की बात ही नहीं की है, सिर्फ कह दिया है कि पूर्व निश्चित आनुवंशिकता घटकों के कारण होता है, यानी कि हेरिडिटी से ही निर्धारित होता है। तो ये भी बात गलत है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है। विकास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, एक जटिल प्रक्रिया होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है। कई पक्षों में हमारा विकास होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है ना, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। तो कई आयामों में कई पक्षों में हमारा विकास होता है। तो विकास क्या होता है, बहुआयामी प्रक्रिया होती है, ना कि एक दिशाई। तो ये बात गलत है। साथ ही साथ विकास जो होता है वो जटिल प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। देखिए मध्य बाल्यावस्था का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो बच्चा होगा वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। बच्चा सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को कब सीखता है, कब जानता है, जब 2 से लेकर के 7 साल का होता है। इसलिए इस स्टेज को सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं, कि जिसमें बच्चे होते हैं वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, सिंबल्स के थ्रू चीज़ों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं।
तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं, क्योंकि जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चा होगा वो 7 से 11 साल तक का होगा। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप में मूर्त है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील कर पाता है, जो मूर्त चीज़ें होती हैं ना, मूर्त का मतलब क्या हो गया, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, उन चीज़ों के बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है, तर्क करता है, हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक खोजता है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, देखिए ये जो है आपका मिडिल चाइल्डहुड की विशेषता नहीं होती है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, जब बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है ना, यानी कि एडोलेसेंस में होता है, किशोरावस्था में होता है। तो जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित नहीं भी होती हैं, उस चीज़ के बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना। जो बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है उसके अंदर ये डेवलप होता है। बट जब बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है तब वो सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में ही सोच पाता है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रखा है। बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय डैश, ठीक है। तो मैंने बताया था कि विद्यालय जो सामाजिकरण होता है उसमें कौन सा कारक होता है, द्वितीयक फैक्टर होता है, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है आपका। तो यहाँ पर कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत हो जाएगा कि बहुत कम भूमिका होती है, नहीं। प्राथमिक कारक क्या होता है, आपका परिवार होता है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि द्वितीयक कारक होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। अभी जो लेटेस्ट आपका एग्जाम 7 जुलाई का, उसमें भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए जो जीन पियाजे जो कि क्या कहते हैं कि जितना आप सोचते हैं, है ना, जितना एक वयस्क व्यक्ति सोचता है उतना एक छोटा सा बच्चा भी सोचता है ना। बट आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोचेंगे, है ना, अपने घर परिवार के काम के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं, फिर तमाम चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बट एक जो छोटा सा बच्चा है वो अपने खिलौने के बारे में सोचेगा, अपने चॉकलेट्स के बारे में सोचेगा। तो जो सोचने का तरीका होता है, जो प्रकार होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। गुण अलग अलग होता है, बट जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, यानी जितना चिंतन आप कर सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी कर सकता है ना। तो मात्रा क्वांटिटी सेम ही होती है, सिर्फ तरीका अलग अलग होता है, सोचने का प्रकार गुण अलग अलग होता है ना। तो ये बात किसने कही थी, जीन पियाजे ने कही थी। यही क्वेश्चन में दे रखा है, बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये बात कही थी जीन पियाजे ने। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लेव वाइगोस्की ने तो सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये चारों ही वैज्ञानिक आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इनसे रिलेटेड अलग अलग क्लास भी करा रखी है, तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो मैंने मैराथन क्लास करा रखी है उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्लास अगर आप देख लेते हैं, जितने ये सारे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इनको देख लेते तो डेफिनेटली आप जो है CDP में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है। इसके अलावा जिन्होंने नोट्स ले रखा है उनका ईजिली जो है 30 में से 28-29 तक नंबर अपना स्कोर वो कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ शॉर्ट वे में आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।